तद्धित प्रकरण के शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत हम अगला शब्द लेते हैं मध्यमः। मध्यमः शब्द के लिए एक नवीन विधि सूत्र का प्रयोग किया गया है। मध्यमः शब्द का यदि लौकिक विग्रह देखें तो मध्ये भवः इति अर्थात मध्य में होने वाला, तो तत्र भवः अर्थ में यहाँ पर शैक्षिक अर्थ का प्रयोग किया गया है। अलौकिक विग्रह यदि करेंगे हम तो मध्य में सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग है, अतः मध्य प्लस ज्ञी, यह अलौकिक विग्रह बनेगा। तदुपरांत मध्यान्मः एक नवीन विधि सूत्र है जो यह कहता है कि मध्य सुबंत से शैक्षिक अर्थ में म प्रत्यय होता है। तो यहाँ मध्य शब्द है गी प्रत्यय के साथ, तो इस सुबंत के साथ में म प्रत्यय हुआ, तब मध्य प्लस गी प्लस म बना। कृत तद्धित समासाश्च, अब क्योंकि पूरा पद मध्य प्लस गी प्लस म तद्धितांत हुआ है, अतः इस तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक मध्य प्लस गी प्लस म के सुप गी का लुक हुआ। तदुपरांत मध्य प्लस म अर्थात संयोग करने पर मध्यम शब्द बना। इस प्रकार से हमारा एक तद्धितांत का शब्द बना मध्यम। अब इसके बाद हमें पद बनाने की आवश्यकता है, अतः सुप विभक्तियों की आवश्यकता रहती है। तो सुप विभक्तियों में हमें कौन सा प्रत्यय प्राप्त होगा? तो मध्यमः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, अतः सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात्, इन सूत्रों की सहायता से तथा द्वयेकयो द्विवचनैक वचने, इस सूत्र के साथ में प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में हमें सुविभक्ति प्राप्त होती है। तब हमारा रूप बनता है मध्यम प्लस सु। अब सु रूप बनने के बाद हम देखते हैं कि उपदेशेजनुनासिक इत, इस सूत्र से सु उपदेश है और उस उपदेश में स्थित अनुनासिक अच ऊकार है। तो उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र कहता है कि उपदेश में स्थित अनुनासिक अच की इत संज्ञा हुआ करती है। तब हम देखते हैं कि सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हो जाती है। तदुपरांत तस्य लोपः सूत्र कहता है कि जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप हुआ करता है। तो यहाँ इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का लोप हुआ, तब हमारा रूप बना मध्यम प्लस स। अब यहाँ सकारांत होने के कारण से हम कह सकते हैं कि पदांत सकार है, अतः ससजुसो रू सूत्र से पद के अंत में स्थित होने के कारण पदांत सकार को रू आदेश होता है। तब हमारा रूप बनता है मध्यम प्लस रू। इसके बाद हम देखें रू भी उपदेश है, अनुनासिक अच वाला है, अतः उपदेशेज अनुनासिक इत से रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हो जाती है। और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप विधान होता है। तब तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का लोप होता है, तब हमारी स्थिति शेष रहती है मध्यम प्लस र। अब र चूंकि विराम में स्थित है, अतः विराम में स्थित वर्णों की अवसान संज्ञा का विधान कहा गया है विरामोवसानम सूत्र से। अतः विराम में स्थित होने के कारण रेफ की यहाँ अवसान संज्ञा हुई। तदुपरांत खरवसानयोर विसर्जनीयः, इस सूत्र से विराम में स्थित रेफ को विसर्गादेश होता है।
हम बार बार कहते हैं कि दो अवस्थाओं में रेफ को विसर्ग आदेश होता है। एक तो विराम में स्थित होने के कारण रेफ को विसर्ग आदेश होता है, या खरवसानयोर विसर्जनीय, खर प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर, रेफ से परे यदि खर प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो ऐसे रेफ को भी विसर्ग आदेश होता है। तो दो अवस्थाएं हैं, एक तो अवसान संज्ञक रेफ हो या खर प्रत्याहार का वर्ण परे हो रेफ से, तो दोनों अवस्थाओं में रेफ को विसर्ग आदेश हुआ करता है। तो यहाँ विराम में स्थित होने के कारण रेफ की अवसान संज्ञा की गई और अवसान संज्ञक होने के कारण रेफ को इस खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश हुआ। तब हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में मध्यमः रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो हमने 4 चरणों में या 3 चरणों में हमने कार्य किया। एक, हमने सर्वप्रथम लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह किया और अलौकिक विग्रह करने के साथ ही विधायक सूत्र से जो प्रत्यय प्राप्त हुआ उस प्रत्यय का कार्य किया। तदुपरांत तद्धितांत होने के कारण हमारी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, प्रातिपदिक के सुप का लोप होता है, अतः हमारा एक तद्धितांत का शब्द बनता है। ये एक हमारा प्रथम चरण जिसमें तद्धितांत का नवीन शब्द बनता है। तदुपरांत हमें विभक्ति की प्राप्ति करनी होती है, तो विभक्ति की प्राप्ति करने के लिए इन 6 सूत्रों की आवश्यकता रहती है। तो हम इन 6 सूत्रों के द्वारा विभक्ति की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ हमने सुविभक्ति की प्राप्ति की, क्योंकि मध्यमः शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में है। दूसरा चरण, सु में जो भी कार्य करने हैं उस कार्य का तीसरा चरण हमारे सामने प्रस्तुत है। तो यहाँ सुविभक्ति प्राप्त हुई, अतः सुविभक्ति में हम किस प्रकार से विकार कार्य करते हुए क्या आदेश करते हैं वो सारे यहाँ कार्य हमने विभिन्न सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। तो हम इन सूत्रों का प्रयोग करके हम कह सकते हैं या कहा जाता है कि ऋत्व और विसर्ग कार्य होता है सु को, तो वह ऋत्व और विसर्ग कार्य कहने से नहीं इन सूत्रों के प्रयोग से सिद्ध होता है। अतः हमें नित्य इन प्रयोगों का अभ्यास करते हुए लेखन में भी इन्हें निरंतर प्रयोग करना चाहिए, तब हमारा ज्ञान विशद रूप में और परिपक्व रूप में प्रस्तुत होता है। अन्यथा यदि हम यूँ कहें कि सु को ऋत्व और विसर्ग कार्य हुआ तो उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती। अतः हमें इन सूत्रों का निरंतर प्रयोग करना चाहिए। ये रही हमारी सामान्य व्यवस्थाएं जो हमने पीछे के पदों के सिद्धि प्रयोग में भी देखी, यहाँ पर भी देखी और आगे भविष्य में भी जो शब्द हमारे सम्मुख आएंगे उन सब में यही प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। इस प्रकार से यदि हम इस प्रक्रिया का भली भांति अवलोकन या मनन कर लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के रूप प्रयोग सिद्धि में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सकता और हम एक व्याकरण सम्मत भाषा में परिपक्व रूप से शुद्ध रूप का निष्पादन कर पाएंगे। अन्यथा केवल हम मौखिक उच्चारण करके किसी भी रूप को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।